जवाब मत जाना पहले से जगह पर रहिएगा कहीं यहाँ नहीं भक्ति अरे सॉरी चेयर पीछे करो ना चेयर पीछे चेयर जल्दी पीछे कर लो पीछे हाँ क्या उधर खुला ले दीदी कुछ बताएगा वही है जिनका महिला की सूचना भैया को मेरा नमस्कार, मेरा नाम है सरिता देवी, जिनका महिला कृषि उत्पादन कंपनी लिमिटेड का मैं हम लोग जैसे हम लोग खगड़िया में मक्का का उत्पादन ज़्यादा होता है, हम लोग बिचौलिया के खिलाफ रास्ते से और हम जब कंपनी बनाए हैं तो हम लोग क्यों नहीं हम लोग अपना कंपनी से ही इसका खरीदारी करें, जो कि हम लोग को कंपनी में भी मुनाफा होगा तो हम लोग को ही होगा और किसान को ही बचेगा तो हम लोग को ही उसमें बचेगा। जैसे मार्केट का रेट रहता है 1600 रुपया तो हम लोग को गाँव में 1400 रुपया लेता है, अभी मार्केट का रेट ही हम लोग को गाँव में मिल जाता है कंपनी को मिलने से और मॉइस्चर भी करके सबका तस्वीर रहता है। उसके बाद जैसे मक्का का कौन खाते हैं, उसके बाद धान का है, ये बेबी कौन है बहुत अच्छा चल खाते हैं, लगाती धान है, तनी धान से हम लोग चूड़ा चावल बना केला है फ्यूचर प्लान है ये, हम लोग को आने वाला समय में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को अपना गोदाम हो और हम लोग अपना जैसे अभी किराया पर गोदाम लेते हैं, किराया देना पड़ता है, हम लोग को अपना गोदाम होगा, हम लोग को किराया नहीं देना पड़ेगा और अपना रखेंगे तो जैसे नवंबर दिसंबर में ज़्यादा रेट मिलता है प्राइस और जिस समय हम लोग को उत्पादन होता है उसमें बहुत कम रेट मिलता है, इसलिए हम सोचते हैं कि आने वाला समय हम लोग को अपना गोदाम हो जो कि हम लोग अपना गोदाम स्टोरेज करके नवंबर दिसंबर में बेचेंगे। रुको अगर ये सबका लाभ उसको मिले तो उसका पार्ट बनाइए, नोट कर दीजिए ठीक। क्या करते हैं
पीछे कीजिए ना आप। नहीं अरे बड़ा अच्छा है थोड़ा सा 20,000 पौधा वन विभाग के साथ आपका दीदी की रसोई में मशरूम करवाइए। आप तो मार्केट मिल गया है, मशरूम खिलाएंगे हॉस्पिटल में भिजवाइए मशरूम। जाने दीजिएगा हमको। भैया हम शिक्षित हैं लेकिन जो है योजना के तहत हम लोग जो है आप और सहयोग करें तो बहुत कृपा सर मदद ये चाहते कि अभी जो कर रही है लेकिन क्या मदद क्या मदद जी सर ये जो बोल रही है जी सर मैं बीएड की हुई हूँ और पीजी की हुई हूँ सर और अभी जो है जीविका से जुड़ करके बेंच डेस्क के लिए 10,000 रुपया लोन ले करके उसको जो है हम अपने पंचायत में जो है छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन सर हमको जो यहाँ थे ना वो आगे बढ़ने का जो है जीविका के तरफ से ही सपोर्ट मिला तो 10,000 रुपया से हम बेंच डेस्क बनाए और मेरे 2 बच्चे हम दोनों को DAV से पढ़ा करके एक पारा मेडिकल से पूरा में अभी सर पढ़ रहा है और दूसरा जो है GD कॉलेज में PG कर रहा है लेकिन हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो शिक्षित है लेकिन जो है हम लोगों को जो है यहाँ पे स्कूल चलाने के लिए चाहे कुछ भी जो है मदद जो है आपकी तरफ से अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा सर हम ये जी प्राइवेट स्कूल अपना चला रहे सर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में हम फॉर्म डाले लेकिन मेरा सिलेक्शन जो है अस्पताल में चादर साफ सफाई सब चीज हम बढ़वा रहे हैं काम इतना बढ़ जाएगा। दीदी को जो 2 लाख रुपया का जीविका वाले में और सब कम्मा जो है वो करिए ना। अब पढ़ाने वाला जो सवाल है तो स्कूल बनता है उसी के साथ जी जी प्रणाम भैया हम 10 साल से करीब जीविका में जुड़े हैं आ जा रहा है तो उसमें हमने फॉर्म भरा 21 दिन का उद्योग विभाग से ट्रेनिंग मिला और किस्त के अनुकूल हमको पैसा मिला उस पैसा से हमने मशीन खरीदे और दूसरा किस्त में हमने मशीन और शेड बनवाए 12 दिसंबर को हमने मिल का संचालन शुरू किया तो उसमें 10 से 12 दीदी को हम काम दिए जिससे कि दीदी भी खुशहाल है और मेरा भी परिवार अच्छे से चल रहा है इससे हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं महिला उद्यमी योजना इस मकर संक्रांति में 10 लाख का पैसा है प्रणाम भैया हम बकरी के SCI की तरफ से हमको मिला है बहुत सहयोग उससे हमने दुकान दिए हैं सिलाई मशीन किए हैं बकरी भी है दुकान भी है बच्चा को पढ़ा लिखा रहे हैं हाँ बकरी भी है सर दुकान भी है हम भैया और चाहते हैं कि बच्चा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बनाइए भैया बकरी प्रणाम भैया हमार नाम संजू है हमरा सतत जीवोपार्जन योजना में जुड़ल गए हमरा बकरी खातिर यहाँ पैसा दिए भैया हम 50 बकरी है भैया हम बहुत खुशी दिए छे भैया 10-12 हजार के महीना हमरा आमदनी होइ छे भैया हम दोनों वहाँ से विनती कर रहे छे भैया योजना चलते रहे हमरा संग गरीब गुरबा के लाभ देवे जरा कोई नहीं हमर उनका विकित भैया छे जय जीविका जय हिंद जय बिहार जय ये काहे के लिए सीधे सर ये 30 भैया थोड़ा सा भैया थोड़ा सा और बकरी पर आप एक लीजिए दीदी ये ऐसा हमरा बकरी खाना उना वाला छे भैया ये तो पूछै छै भैया हमरा बकरी में विटामिन होइ छै तो मोटवाई छै
चलिए चलिए। नीतीश कुमार आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो आगे और देखिए मुख्यमंत्री जी जो है बढ़ते हुए आगे की तरफ तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे की तरफ बढ़ते हुए और आगे निकल फाल हो जाता है। कहाँ से? अंदर नहीं जाना है, अंदर अंदर चल रहा है आगे से। देखिए यहाँ पर जो है महिला सशक्तिकरण का सीधा रूप दिया गया है। 4 बच्चियाँ खड़ी हैं और देखिए किस तरह से जो है महिला सशक्तिकरण का जो है ये रूप दिया गया है। और देखिए मुख्यमंत्री से आगे की तरफ जो है बढ़ते हुए स्कूल में मध्य विद्यालय कामास्थान जो है ये मध्य विद्यालय है और इस मध्य विद्यालय में जो है मुख्यमंत्री पहुँचे हुए हैं और मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो
मुख्यमंत्री जो है अब आगे की तरफ बढ़ते हुए और देखिए तमाम लोगों से मिलते हुए और मिलकर जो है आगे बढ़ते हुए सामान जो है लेकिन कई लोग कहना चाहते हैं और ये मुख्यमंत्री आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और अब देखिए मुख्यमंत्री जो है यहाँ रसोई घर अरे रुक जाइए, यही किधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है। तो साइड में वहीं लास्ट में चले जाओ, लास्ट में चले जाओ, लास्ट में चले जाओ। हम लोग का I watched the film छतरी वाली and it's lovely. काफ़ी कुछ सीख सकते हो आप ये मूवी देखने के बाद. हम लोगों को बहुत मज़ा आया. I love the movie. क्योंकि ये सब टॉपिक्स को हमेशा छुपाया जाता है, ये सब टॉपिक को बहुत ही कम दिखाया जाता है. The concept and the educational thing which they have been doing. ये छतरी वाली मूवी मैंने
देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा। The third movie is amazingly good. It's a plus. The topic they have choose is like amazing. You should watch it. Please watch Chhatriwali on ZEE5 only. ZEE5 पर आ रही है छतरीवाली, देखना ना भूलिए। Watch Chhatriwali on ZEE5. देखना मत भूलिए, छतरीवाली only on ZEE5. करें तो यहाँ पे पूरी एक ब्रिगेड है, कम से कम 8 से 9 हज़ार जवान यहाँ पे रहते हैं, ड्यूटी करते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो आईटीबीपी प्रथम वाहिनी सुनील यहाँ पे है, औली में आईटीबीपी का एक पूरा कैंप है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब सेना क्षेत्र में अगर दरारें बढ़ती है तो ये आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा चिंतनीय होगा। उत्तराखंड के जोशीमठ में बर्बादी के बीच सरकार लोगों को राहत पहुंचाने में लगी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को जोशीमठ में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, जिसके बाद राजधानी देहरादून में वो आपदा प्रबंधन केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। सीएम ने पीड़ितों को हर संभव मदद दिए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक हाई लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जा रही है। सभी को हमने कहा है, एकदम स्ट्रिक्ट आदेश सबको किए हैं कि जान माल की किसी भी कीमत पर हानि नहीं होनी चाहिए। सबको इस ठंड के मौसम में जिनको प्रभावित क्षेत्र से रेस्क्यू किया जा रहा है या उनको अन्यत्र कहीं स्थानांतरित किया जा रहा है, उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हम लोग लगातार मॉनिटरिंग पर रहें, लगातार सभी अधिकारी एक दूसरे से समन्वय बना के रहें और एक हाई लेवल की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो कमेटी भी हम लोग बना रहे हैं। तो उत्तराखंड के जोशीमठ में तबाही की आशंका के बीच धामी सरकार एक्शन में है। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ के दौरे पर पहुंचे। सीएम ने प्रभावित इलाकों में जाकर हालातों का जायजा लिया और लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस दौरान धामी ने प्रभावित इलाकों में सबसे जाकर मुलाकात की, साथ ही दरकती दीवारों को देखा। तो प्रभावित इलाकों से धामी ने बातचीत की, जो प्रभावित लोग हैं उनसे बातचीत की और साथ ही उनके घरों का जायजा भी लिया। सबसे पहले हवाई सर्वे करने के बाद वो जमीन पर उतरे, उन्होंने लोगों से मुलाकात की। जोशीमठ के जो इस तरीके से हालात बिगड़ते जा रहे हैं उसको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की। गोवा में संघ के कार्यक्रम में मोहन भागवत शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि संघ देश को जोड़ने के लिए स्वयंसेवक तैयार करता है। उन्होंने कहा हमें सुरक्षित होना है तो देश को सुरक्षित करना होगा। उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए समाज में एकता होने को जरूरी बताया। मोहन भागवत ने समाज को एक शक्ति के रूप में खड़े होने पर जोर दिया। संघ में स्वयंसेवक बहुत कुछ करते हैं, समाज के लिए भी करते हैं, संघ के लिए भी करते हैं। उनको थैंक यू भी नहीं बोलते, धन्यवाद भी नहीं बोलते। अगर कोई स्वयंसेवक बैठक में मुझे पूछता है मैं संघ में आया हूं मुझे क्या मिलेगा, मैं कहता हूं कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास कुछ है तो वो चला जाएगा, हिम्मत है तो आओ। संघ स्वयं को बर्बाद करने का काम है, देश को आबाद करने का काम है। करना है तो करो, ये डरपोक लोगों का काम नहीं, स्वार्थी लोगों का काम नहीं। स्वार्थ मन में है तो संघ से दूर रहो, उसमें तुम्हारा भी भला है हमारा भी भला है। इस समाज को सद्गुणों में सुशिक्षित करते हुए एक बनाकर देश के लिए जीने मरने का उद्यम करने वाला समाज बनाना, तभी भारत के भाग्य का उदय है। और हम देख रहे हैं जितने प्रमाण में ये हो रहा है, संघ तो इसी के लिए प्रयास करता है। हम एक राष्ट्र है, हम एक समाज है, हम हिंदू समाज है, हमारा हिंदू राष्ट्र है। हम सब भारत माता के पुत्र हैं। हम सब उन्हीं पूर्वजों के वंशज हैं जिन्होंने ये कहा एकम सद विप्रहा बहुधा वदन्ति, जिन्होंने ये लक्ष्य हमको दिया ये तद्देश प्रसूतस्य। कोई भी हमारे देश में रहने वाला दूसरा नहीं है। 40,000 वर्षों से हमारा डीएनए एक है। पूजा किसी की कोई हो या कोई पूजा न भी करता हो, खान पान रीति रिवाज कुछ भी हो, रहन सहन का प्रकार कुछ भी हो,
विचार तत्वज्ञान कुछ भी हो, हम है वही। आज हम मानते कुछ भी हो, वास्तविकता यह है वैज्ञानिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, तर्क से और प्रत्यक्ष अनुभव से हम सब लोग उनसे संबंध रखते हैं और उनको दुनिया हिंदू कहती है। नॉर्थ दिल्ली के सदर बाजार में एक बिल्डिंग गिरने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि वहां एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जिसके बाद एक बिल्डिंग भरभरा कर गिर पड़ी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें दिखा कि अचानक से एक बिल्डिंग धड़ाम से गिर गई और उसके बाद वहां धुएं का गुबार उठने लगा। लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने राहत कार्य शुरू किया, जिसके बाद एक आदमी का रेस्क्यू कर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके लिए दमकल विभाग के कई जवान काफी देर तक वहाँ जुटे रहे और वहाँ से मलबा हटाने के काम में लग गए। शुरुआती जाँच के बाद पता चला कि पानी की पाइपलाइन फटने से वहाँ आवाज सुनाई दी थी। फिलहाल आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया। इसके साथ ही क्राइम टीम और FSL की टीम जाँच में जुट गई। Hello, Namaskar. This is First Post and you're watching Vantage with me, Palki Sharma. I waited for months to say this. It's good to be back and exhilarating to see your response. Thank you. We're calling the show Vantage because we see ourselves at a vantage point. India is leading the G20. It is championing the cause of the global south, and we in the media should be able to complement that, to reflect the hopes and aspirations of an India that is in the lead, to reflect the sentiment of a young India that is confident about its place in the world and not shy of making its point, not shy of taking on the world. We hope you like what we put together for you, and we hope you'll join us on this journey as we try to reclaim our stories. We'll be experimenting a lot on this show, and we look forward to your feedback. Please be kind and patient in all humility. We promise you a show like no other. Today is Vasant Panchami. It marks the arrival of spring in India. It is also the country's 74th Republic Day. We say, what better day for a new beginning? Tonight on the show, we'll tell you how ancient India had constitutions, democracies and republics, even though we tend to think of these concepts as Western imports. And talking about the West, our neighbor in this direction, Pakistan, may be on the verge of another breakup. We'll tell you how. Also, a Republic Day gift from India for the BBC, a story you don't want to miss. Let's start with the headlines. India celebrated its 74th Republic Day today with a grand spectacle. Egypt's President Abdel Fattah el-Sisi was the chief guest. An army contingent from Egypt led the march. Russia fires multiple missiles. Ukraine says it has shot them down, but confirms a major explosion in the capital city of Kiev. The war economy is booming. US arms sales shot up in 2022 due to the Russia-Ukraine war, a 49% jump, crossing $51 billion. Donald Trump is back. Facebook and Instagram reinstate the former president after 2 years. He was banned for the 2021 Capitol riots. And the Earth's inner core may have stopped spinning. And that's not all. It could now go in the reverse direction. These are the findings of a new study. Our lead story is from India, and how could it not be? India is celebrating its Republic Day today. It's 74th, like I just told you. On this day in 1950, the Indian Constitution came into force. Every year it is celebrated with a grand parade. It showcases India's strength, its military strength, its cultural strength, its diversity. We'll start with what's different this time. This Republic Day had many firsts, starting with the location. The parade took place on Kartavya Path in New Delhi. Kartavya Path means the path of duty. This is a revamped ceremonial boulevard. Prime Minister Modi unveiled it last year, and it marks a major turning point for India. You see, this stretch of the road in the heart of New Delhi was initially called Kingsway. After independence, it came to be known as Rajpath, a literal translation of Kingsway and a symbol of colonial rule. Now, with this shift to Kartavya Path, India is shedding baggage from the past. Another first,
Russian tanks were not part of this parade. It has never happened before because Russia has been a key source of our weapons. So that's what we showcase. But this time, Indian weapons were on display, like the Akash missile system, the BrahMos missile, the 105 mm field guns, the K9 Vajra howitzers, the Nag anti-tank guided missiles, the main battle tank Arjun, and quick reaction fighting vehicles. All of this defense equipment is made in India. Another first, the participation of Agniveers. 6 of them took part in the parade this year. Who are the Agniveers? They are part of Agnipath, a new military recruitment scheme. Under the scheme, around 45,000 soldiers will be recruited every year. They will serve in the armed forces for 4 years. After that period, 75% of them will leave, 25% will be retained and given permanent commission. Then we come to the Rafale aircraft. They were part of the parade, although not for the first time. A quarter of the fleet, 9 aircraft in total, took to the skies today. And of course, the Tableaus. There were 23 this year, 17 from states and union territories and 6 from various ministries of the Indian government. They covered key themes, 3 key themes: the cultural heritage of India, India's economic progress, and national security. And the centerpiece was the one from Haryana, with scenes from the Mahabharata. It featured Lord Krishna in his Virat Swaroop, or universal form. And it's an interesting addition because our strategic culture draws heavily from the Mahabharata. We believe in dialogue, show patience, do not start a war, but when the need arises, use the Sudarshan Chakra. In fact, tonight I want to tell you a story. Once upon a time, there was a king. Yes, it's that kind of a story. The king was called Raja Bhoj. He found a throne that belonged to King Vikramaditya. It was made of gold with 32 wooden statues. The king, Raja Bhoj, wanted to sit on the throne, but he couldn't. Every time he tried, a statue came to life. One of those 32 statues, it came to life, and it stopped the king from sitting. The statue then asked him to listen to a story of the glory of King Vikramaditya. Every time there was a different story, but every story ended with the same question: are you worthy enough to sit on the throne of the great King Vikramaditya? And every time Raja Bhoj had the same answer: no, I'm not worthy of sitting on this throne. This happened repeatedly. The statues were impressed, they liked the humility of Raja Bhoj, so they blessed him. They let him sit on the throne of King Vikramaditya. This is a fable from the 11th century. It is called Singhasan Battisi. Singhasan means throne, Battis is 32. The title means 32 Tales of the Throne. And this wasn't just a storybook. This was a book of guidelines, a book of laws, if you like. Why am I telling you about this today? Because as we celebrate our Republic Day, the day our Constitution came into force, it is important to know that books of laws or constitutions existed in ancient India. And while we may think that a constitution or a republic is a modern construct, a modern concept imported from the West, something like this existed in ancient India. Our history, in fact, is full of such stories and texts. Centuries ago, the concept of democracy existed in India. Prime Minister Modi has called India the mother of democracies. भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और हमने भी और बिहार वासियों ने तो खास दुनिया में डंका बजाते रहना चाहिए कि वी आर अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी. Today, as we celebrate modern India's 74th Republic Day, I want to talk about books of laws and constitutions from our ancient past, as far back as the Vedic period. They had institutions like central assemblies to check the powers of the king. Books like the Rig Veda and Chandogya Upanishad talk about them. These assemblies had 2 houses, the Samiti representing the whole tribe and the Sabha with distinguished members, a bit like the upper and lower houses of parliament today. The Mahabharata refers to Ganaraja, meaning the rule of the republic. Now, we usually think of Greece as the birthplace of modern democracy, but even Greek records talk about republics in ancient India. Greek historian Diodorus Siculus has a very interesting account. He wrote about Alexander's invasion of India, 326 BC. Siculus said northwest India had republics that challenged Alexander's army. Perhaps the oldest book of laws in India is the Arthashastra, believed to have been written in the 4th century BC. The author was Kautilya, also known as Chanakya. He wrote about all aspects of governance and defined the 7 elements of a state.
Then there was a Dharma Shastra written around 600 BC, according to some accounts. It talks about the 4 different stages of a lawsuit. You file a complaint, the defendant responds, the jury deliberates, and finally the judge speaks, a lot like a modern-day court hearing. India was practicing all of this centuries ago. Then we have the Brihaspati Smriti. It talks about the hierarchy of courts, amazingly similar to modern-day legal systems. At the lowest level was the family arbitrator. Stage 2, a court with a judge. Stage 3, the court with the chief justice. And right at the top, the king's court. And the king was not the sole decision maker. He had counselors and judges. Their role is best described by Katyayana, a Sanskrit scholar, mathematician and priest. This is what he said: if the king wants to inflict upon the litigants an illegal or unrighteous decision, it is the duty of the judge to warn the king and prevent him. When the judge realizes that the king has deviated from equity and justice, his duty is not to please the king. For this is no occasion for soft speech. If the judge fails in his duty, he is guilty. All of this was practiced in India ages ago. In the centuries that followed, India was colonized. And after it won freedom, it wrote a new book of laws, a constitution. The year was 1949, and it was nothing short of a miracle. For a country as diverse as ours, with 88% of the population illiterate, it was a very big deal to write a constitution, and that too, the world's largest, 145,000 words. For perspective, the US Constitution has 4,400 words. The Indian one has 1,45,000. And this was just the first version. It has been amended 100 times. It has grown bigger each time. The book is divided into articles and schedules. Articles spell out a law. Schedules give supplementary information, a bit like an appendix in a book. So why is our law book so big? Because we have a big, diverse country. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. This was B.R. Ambedkar addressing the Constituent Assembly. What is the Constituent Assembly? The people who drafted the Constitution. And let me say this again, this was an extraordinary experiment. Today, diversity is a corporate buzzword. India aced it more than 70 years ago. This group that wrote the Constitution had 389 members from all parts of India. Then partition happened. Some went to Pakistan. 299 were left. They took 3 years to write the book. The original copies were not typed or printed. They were handwritten by a calligrapher called Prem Bihari Narayan Raizada. He wrote in English and Hindi, and he did it for free. What he wanted was his place in history. He wanted his name on each page of India's Constitution and his grandfather's name on the last page. The book he created was a piece of art. The pages were bound in black leather, embossed with patterns of gold. Each page was decorated by artists from Shanti Niketan, led by a man called Nandlal Bose. They depicted stories from Indian history, like the Indus Valley civilization, the struggle for independence, the Vedic period, a scene from the Mahabharata showing a discussion between Arjuna and Lord Krishna. The section on fundamental rights has a sketch of Lord Ram, Sita and Lakshman returning from the Battle of Lanka. All of this is in our Constitution. It features Emperor Ashok talking about Buddhism, Lakshmi Bai, Akbar, Maratha ruler Shivaji, and Guru Gobind Singh, the 10th Sikh Guru. The laws in the book came from different sources, from at least 10 different countries. Principles like single citizenship, the cabinet, parliamentary system, they came from Britain. Fundamental rights, impeachment, independent judiciary came from the US. Concurrent list from Australia, directive principles from Ireland, federalism from Canada, fundamental duties from Russia, then USSR, and concepts of liberty, equality and fraternity came from France. Imagine undertaking a task like this, curating ideas from around the globe, tailoring them to the needs of India, and building consensus in such a diverse group. I say it again, it was a miracle of sorts. 7 decades have passed, the world has changed, India has changed, it has made long strides. Today our Constitution is criticized for its length and for how complicated the text is. Well, some criticisms are valid, but when you look at the context, how this text came into being and how it stood the test of time, you're awed by the story of this book. And when you rewind further, you realize that our present Constitution is not our first. We've had books of laws,
and republics and democratic institutions long before we started looking west for inspiration. Lots of food for thought for a Thursday. Let me take you back to the Republic Day parade. Like I said, it showcases India's strength, military, cultural, civilizational. And in line with this, Nari Shakti, or the power of women, was on full display today. Again, it was a day of firsts. Here's a report. राष्ट्रपति अभिरक्षक सलामी देंगे राष्ट्रीय सल्यूट मध्यम तक A 21-gun salute by the indigenous 105mm Indian field guns welcomed President Draupadi Murmu as she arrived at the Kartavya Path along with Prime Minister Narendra Modi and Egypt's President and Chief Guest Abdel Fattah al-Sisi. Safe and secure. These Made in India guns replace the Army's 25-pounder guns from the British era, which have been used so far for the ceremonial gun salute. For the first time ever, women constables featured in the Border Security Force's camel band, which has been a part of Republic Day celebrations since 1976. 12 Mahila Praharis from Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Maharashtra made their debut. President Draupadi Murmu took a salute from an all-women contingent of the Central Reserve Police Force, the CRPF, India's largest paramilitary force with over 3 lakh personnel in its ranks. This was part of the Modi government's Nari Shakti, or Women Empowerment theme for this year's Republic Day. The motto of the CRPF. A women aircrew of Dornier aircraft was part of the Indian Navy tableau, putting the spotlight on an all-women crew surveillance sortie, which was undertaken last year. 29-year-old Lieutenant Commander Disha Amrit